प्यारे बच्चों, ऑल्टरनेटिंग करंट, ये सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं आपके कॉन्सेप्ट ही क्लियर करेंगे और पूरा चैप्टर आपका हाथों हाथ रिवाइज हो जाएगा। अगर आपने इस चैप्टर को कभी नहीं पढ़ा है और सिर्फ आपको फॉर्मूलाज भी पता है तो आप इस चैप्टर को सीख सकते हो, लेकिन थोड़ा बेसिक आइडिया तो चैप्टर के बारे में होना ही चाहिए किसी भी हाल में। अब प्यारे बच्चों, यहां पर एक क्वेश्चन लिखा है, मैं स्लो स्लो कराऊंगा क्योंकि सब बच्चे सीख सके इसलिए। लिखा है एक रजिस्टर है। पहले क्वेश्चन देखो, जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो क्वेश्चन सॉल्व करने में सबसे पहला पार्ट होना चाहिए इमेजिनेशन। बिना इमेजिनेशन के आप उस क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं कर सकते हैं। न्यूमेरिकल कभी भी रट्टाफिकेशन से नहीं हो सकता, न्यूमेरिकल ऑलवेज इमेजिनेशन से ही होता है। जैसे जैसे इस क्वेश्चन ने बोला एक रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 100 ओम, तो मेरे मन में एक तुरंत इमेजिनेशन आना चाहिए। फिर उस इमेजिनेशन को आपको कॉपी पे उतारना यानी ड्रॉ भी करना होगा। फर्स्ट काम होता है इमेजिन, सेकंड काम होता है ड्रॉ। अगर आप क्वेश्चन को इमेजिन ना कर पाए तो अपना टाइम ना खराब करें। अगर आप बोर्ड्स का एग्जाम दे रहे हो या प्री बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो, आप क्वेश्चन को इमेजिन नहीं कर पाए पढ़ने के बाद, तो उस क्वेश्चन को छोड़ दो, क्योंकि जिस क्वेश्चन को हम इमेजिन नहीं कर पाते हैं उस क्वेश्चन को हम कभी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। उसके अंदर अपना 5 मिनट या 10 मिनट अपना खराब उल्टा और हो जाएगा। तो कीप इन माइंड, अगर आप इमेजिन कर पा रहे हो तो आप क्वेश्चन को ड्रॉ कीजिए, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाए, सिर्फ ड्रॉ करके आ गए या फॉर्मूला लिख के आ गए, तो आपको नंबर मिल जाते हैं। मैंने अक्सर एक बात समझाया और कल भी मैंने यूट्यूब पर एक वीडियो डाला है, पर अगेन आई एम सेइंग, अगर आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, उस 3 मार्क के क्वेश्चन में अगर आप रीड करके अगर आप सही फॉर्मूला लिख देते हो और अगर आप डायग्राम भी बना देते हो, तो ये और हो गया, आपको 1 से 1.5 नंबर तो यही मिल गए। मतलब आपने क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं किया, खाली आपने फॉर्मूला लिखा और ड्रॉ कर दिया। तो सोचो, ऐसी मान लो 23 क्वेश्चन है हमारे पेपर में और हम बहुत नालायक है और सब में सिर्फ हमें 1-1 नंबर भी मिल जाए ना, तो हम पास हो सकते हैं। दिस इज द पावर ऑफ स्टेप मार्किंग। स्टेप मार्किंग में क्या होता है कि आपका क्वेश्चन गलत है सही है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने लिखा है आपको नंबर मिलेंगे। तो ध्यान रखना, पहला काम है इमेजिनेशन करना, फिर ड्रॉ करना। तो लिखा है ऑल्टरनेटिंग सप्लाई 220, एक सप्लाई लगाई गई है, सप्लाई जो कि 220 वोल्ट है, ठीक है, एंड 50 हर्ज। यहां पर जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ज है, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ज, यानी 220 वोल्ट की सप्लाई है, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ज है और रेजिस्टेंस है 100 ओम। अब क्वेश्चन की डिमांड को समझना होता है। कैलकुलेट द आरएमएस करंट। देखिए, कभी भी याद रखना, जो भी वोल्टेज आपको दिया होता है, क्वेश्चन में जो वोल्टेज गिवन होता है, इसने बोला है कि सप्लाई, इस सप्लाई का मतलब ही होता है आरएमएस। तो हमें जो सप्लाई वर्ड का मतलब आरएमएस है, यानी यहां पर जो वी आरएमएस है दिया हुआ है 220 वोल्ट, यानी हमें आरएमएस वैल्यू ही गिवन होती है हमेशा। तो यहां पर हमें आरएमएस वैल्यू 220 वोल्ट दिया हुआ है और हमसे आरएमएस करंट पूछ रहा है। तो पहले बच्चों, इसका बड़ा आसान तरीका होता है, आप ऐसे लिख सकते हैं। आप जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखिए सॉल्यूशन का स्टेप देखिए। आप बोलेंगे वी नो, हम जानते हैं कि जो आई आरएमएस होना चाहिए, आई हमेशा वी अपॉन में आर होता है, वी आरएमएस अपॉन में रेजिस्टेंस। और जैसा कि क्वेश्चन में वी आरएमएस की वैल्यू दिया हुआ है, सप्लाई जो होता है ना ऑटोमेटिक हम उसको आरएमएस ही बोलते हैं। तो 220 वोल्ट की है, रेजिस्टेंस है 100, तो यहां से आपका आई आरएमएस आएगा, रेजिस्टेंस 100 था ना, तो आंसर आएगा 2.2 एम्पियर। तो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आपने इजीली सॉल्व कर दिया। अब इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट को समझते हैं। लिखा है टोटल इलेक्ट्रिकल पावर कंज्यूम्ड। अब प्यारे बच्चों, पावर कंज्यूम्ड वाला केस क्या है इसको समझिएगा। देखिए, एक्चुअली में जो पावर का फॉर्मूला होता है वो होता है पावर, एवरेज पावर हम निकालते हैं। एक्चुअली में एवरेज पावर होता है हमारा वी आरएमएस, समझिएगा, इंटू में आई आरएमएस इंटू में कॉस फाई। लेकिन जब एक रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस, जैसे ये रेजिस्टेंस है, तो ये रेजिस्टेंस ये है, तो इसमें जो वोल्टेज है और जो करंट है, इन दोनों में जो फेज डिफरेंस, एक वर्ड बोल रहा हूं, फाई का मतलब यहां पर होता है फेज डिफरेंस। ये जो फेज डिफरेंस होता है, फेज डिफरेंस प्यारे बच्चों 1 होता है, 1 जीरो डिग्री, सॉरी 0 डिग्री। ये फेज डिफरेंस 0 डिग्री होता है वी और आई के बीच में। तो यहां पर आप cos 0 पुट करेंगे, जब यहां पर आप cos 0 पुट करेंगे 0 डिग्री, तो इसकी वैल्यू 1 होती है। तो पावर एवरेज का फॉर्मूला क्या होगा, देखिए वी आरएमएस की वैल्यू थी प्यारे बच्चों 220, आई आरएमएस आपने निकाला 2.2 और cos 0 का मतलब 1, तो ये आपका पावर एवरेज है जो कि यूनिट होगी वॉट, ठीक है ना। तो ये आंसर कितना आएगा, 220, 484 वॉट। और प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आप इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। यानी आपने ये सीखा कि ये क्वेश्चन कितना प्यारा है और इस क्वेश्चन से सीखने को हमें क्या क्या मिला। अब हम दूसरे क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। आप प्लीज इस क्वेश्चन से जो भी सीखा है, समझ में आया तो जरूर कमेंट करना। जैसे कि मैंने आपको कहा एनसीईआरटी, कहते हैं कि एनसीईआरटी से अच्छा कोई बुक नहीं है। रीजन ये है वो आपके दिमाग को ग्रो करता है। अब देखो ये एनसीईआरटी का कितना अच्छा क्वेश्चन है हमें सिखाने के लिए। लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 में कि भाई जो मैक्सिमम
वोल्टेज ऑफ एसी सोर्स है वो इतना है। अब देखिए मैक्सिमम वोल्टेज का क्या मतलब होता है, अगर आपको याद हो तो हम वोल्टेज का जैसे ग्राफ बनाते हैं, वेव डायग्राम, वेव, तो ये जो पीक पॉइंट होता है इसको बोलते हैं मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। तो हमें बोला है कि द मैक्सिमम वोल्टेज ऑफ एसी यानी ई नॉट, हमें ई नॉट या फिर वी नॉट दिया हुआ है, वी नॉट भी बोलते हैं ई नॉट भी बोलते हैं। ये 300 वोल्ट है, ओके जी 300 वोल्ट, ठीक है। लिखा है डिटरमाइन द आरएमएस, और हमें आरएमएस निकालना है, हमें आरएमएस निकालना है। तो प्यारे बच्चों अगर इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे ये सोचिए। आप बोलेंगे देखो मेरे दोस्त, जो ई आरएमएस होता है वो बेसिकली क्या होता है, वो होता है ई नॉट बाई रूट 2। तो देखो आप ई आरएमएस, आप देखो ई आरएमएस का फॉर्मूला ये होता है, या इसको वी आरएमएस भी बोल सकते हैं। तो जब इसको वी आरएमएस लिखेंगे तो वी नॉट बाई रूट 2 लिखना पड़ेगा, यानी ई और वी एक ही बात है, वो लिखने का अलग अलग तरीका। तो अब यहां पर हम देखेंगे कि हमें ई नॉट की वैल्यू दी हुई है 300, तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे 300, आप लिखेंगे प्यारे बच्चों 300 बाई रूट 2, 300 बाई रूट 2, और ये भी इसका यूनिट भी वोल्ट ही होगा। तो इस प्रकार से आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका बी पार्ट देखिए, बी पार्ट कह रहा है इफ आरएमएस करंट। अब देखिए यहां पर हमें दे क्या रहा है, आई आरएमएस, गिवन को समझिए, यहां जो गिवन है आई आरएमएस वो कितना है 10 एम्पियर। तो कैलकुलेट पीक वैल्यू। अब सेम सेंस में हम क्या बोलेंगे कि हमसे निकालने को बोला है कि आई नॉट की वैल्यू बताओ, पीक का मतलब आई नॉट होता है। तो हम क्या बोलेंगे, देखिए दोस्त आई आरएमएस जो होगा वो होगा आई नॉट बाई रूट 2। अब आई आरएमएस की वैल्यू है 10, तो 10 इंटू में रूट 2 हमारा आई नॉट के बराबर होगा, ठीक है। और ये क्योंकि हमें निकालना क्या है आई नॉट, आई आरएमएस की वैल्यू 10 था, उसको रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस प्रकार से आप दूसरे क्वेश्चन को भी बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब ये देखो क्वेश्चंस को डिजाइन कैसे किया गया है ताकि आप पूरा चैप्टर रिवाइज कर सके एक्सरसाइज सॉल्व करते करते। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 3, अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इसका अंदाज देखिए। अंदाज है कि एक इंडक्टर है, इंडक्टर मतलब एल, एक एल है 44 मिली हेनरी, यानी आपको इमेजिन करना है कि यहां पर एल है, एक एल है 44 मिली हेनरी का प्यारे बच्चों, कनेक्टेड टू 220 वोल्ट। अब इसका जो कनेक्शन किया गया है 220 वोल्ट, ठीक है, यहां पर है 220 वोल्ट। तो बेटा ये वी आरएमएस है, जब कुछ भी ना लिखा हो तो हम उसको आरएमएस मानते हैं। तो वी आरएमएस 220 है और यहां पर फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। अब लिखा है डिटरमाइन द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। अब देखिए अब आरएमएस हम कैसे कैसे निकाल सकते हैं, ये समझिए। देखिए यहां पर अगर आपको आई आरएमएस निकालना है तो एक तरीका है आई नॉट बाई रूट 2। अब यह तरीका हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि हमें आई नॉट पता ही नहीं है, ओके। अब एक और तरीका होगा आई आरएमएस निकालने का, वो होगा करंट इज इक्वल टू वोल्टेज यानी वी आरएमएस अपॉन में रेजिस्टेंस, और इंडक्टर के केस में रेजिस्टेंस होता है एक्सएल, यहां पर रेजिस्टेंस होता है एक्सएल। देखो दो तरीके हैं आरएमएस निकालने का, या तो आई नॉट बाई रूट 2 या तो वोल्टेज अपॉन में रेजिस्टेंस, और यहां पर रेजिस्टेंस होता है एक्सएल। तो हम इस तरीके को चुनेंगे क्योंकि ये हमारे लिए हमें सही लग रहा है। तो वी आरएमएस, तो वी आरएमएस कितना है, तो यहां पर क्लियरली दिख रहा है कि वी आरएमएस है 220 वोल्ट, लेकिन अब हमें एक्सएल निकालना पड़ेगा। अब देखिए एक्सएल निकालना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन हां कैलकुलेशन की वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो चलो कोप्चे में एक्सएल निकालते हैं। एक्सएल बेसिकली ओमेगा एल होता है, और इसी एक्सएल को कई बार ऐसे लिखा जाता है 2 पाई एफ एल, यानी एक्सएल की जगह पर 2 पाई एफ एल लिख सकते हैं। यानी ये जो हमारा आई आरएमएस का रेंट है ये हो गया 220 बाई एक्सएल, और इसको लिख सकते हैं 2 इंटू पाई इंटू फ्रीक्वेंसी इंटू में एल। तो यहां पर सॉल्व करने में पता लगेगा 220 अपॉन में 2 पाई की जगह 2 पाई, फ्रीक्वेंसी था 50 और एल है कितना, एल है 44 मिली हेनरी। अब देखिए जो मिली होता है प्यारे बच्चों, ये 10 की पावर -3 होता है मिली, ये जो मिली है। तो 44 इंटू 10 की पावर -3। अब मेन इस चैप्टर में दिक्कत क्या आती है कि एक इंसान कैलकुलेट नहीं कर पाता है ठीक से। तो मैं दोबारा बोल रहा हूं, जैसा कि बोर्ड्स की गाइडलाइंस है, अगर आपने किसी क्वेश्चन में फॉर्मूला सही लिखा है, आपने वैल्यू सही डाली है, और थोड़ा बहुत आपसे कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, तो उसको इग्नोर करके मार्क्स विल बी अवॉर्डेड। एग्जैक्ट लाइन बता रहा हूं, मार्क्स विल बी अवॉर्डेड। तो आपको कैलकुलेशन को लेकर कभी सोचना ही नहीं है ज्यादा, ठीक है। तो सपोज करो ये क्वेश्चन है और मैं सॉल्यूशन करते वक्त मेरे हाथ कांप रहे हैं, तो डरना नहीं है, क्योंकि 3 नंबर के क्वेश्चन में तुम्हें 2.5 नंबर पहले ही मिल चुका है। थोड़ी और कोशिश कर लो, टीचर अगर आपसे खुश हुए तो फुल नंबर पक्का देंगे। देखो 2 पाई है तो इसको 2
और इसको 22/7 लिख दो और 7 ऊपर चला जाएगा, क्योंकि आप लिखोगे ना 22/7, 7 ऊपर, और ये 50 है, इनटू में 44, और ये 10 की पावर -3 ऊपर जाके +3 हो जाएगा। तो अगर आप ये कोशिश करते हुए दिखाओगे तो आपको फुल आउट ऑफ फुल नंबर मिल जाएंगे, भले ही आपसे नहीं हुआ सॉल्व। अब देखो यहां पर क्या है, ये 22 से 22 कट जाएगा, तो यहां बचेगा 10, इस 10 से ये कट जाएगा, ठीक है, और क्या बचा फिर, कुछ नहीं, ये 7 है, 44 कटेगा, 7 6 42, 6 बार में जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 7 6 42, तो 6 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ये हो गया ऊपर 7 इंटू 10 की पावर 3 अपॉन में 5 दूनी 10 इंटू में 44, ठीक है जी। अब ये क्या होगा, एक 10 से एक 10 कटेगा, तो ये हो गया 7, कितना हो गया ऊपर 700, 2 जीरो बचेगा ना, ये 700/44। अब इसको आप काट पीट करना, ये 350 और ये कितना हो जाएगा 22, तो ये लो, ये हो गया आपका एम्पियर, ये आपका आ गया IRMS। तो ऐसे आपको सोचना है चीजों को, ऐसे आपको समझना है, समझदारी दिखानी है और चीजों को परफॉर्म करना है, और कोई बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 हमें इंडक्टर के बारे में समझाता है कि करंट RMS कैसे निकाला जाता है। आप प्लीज इसे नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्लियर है सबको? अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए प्यारे बच्चों, लिखा हुआ है कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 16 माइक्रोफैराड। तो आपको इमेजिन होना चाहिए कि भैया एक कैपेसिटर है जिसका जो कैपेसिटेंस है वो है 16 माइक्रोफैराड, इज कनेक्टेड टू 110 वोल्ट। अब देखिए ये जो 110 वोल्ट है, व्हाट डू यू मीन? देखो हमेशा ऐसे बनाया जाता है, अगर मैंने कभी बैटरी बना दिया हो तो वो गलत होता है, ठीक है। तो कनेक्टेड है, VRMS हमें दिया है 160 माइक्रोफैराड है, देखो मैंने 16 लिख दिया गलती से, देख रहे हो 16 लिख दिया ना, तो 110 वोल्ट, 50 हर्ज, 60 हर्ज फ्रीक्वेंसी होता है बेटा, ये हर्ज ना फ्रीक्वेंसी होता है। RMS करंट हमसे पूछा है, देखो ये कितना प्यारा NCERT डिजाइन किया गया है कि आप सारे कॉन्सेप्ट को सीखो, चैप्टर रिवाइज हो रहा है। देखो IRMS के दो फॉर्मूले दोबारा, या तो आप I0/√2 लिखो, या बोलो IRMS होगा VRMS अपॉन में XC। अब हम XC निकाल लेते हैं, चलो अब XC कैसे निकालेंगे देखो। तो XC निकालने के लिए क्या करेंगे, XC इज इक्वल टू 1/ωc, जो कि प्यारे बच्चों होता है 1/2π फ्रीक्वेंसी C। तो आप जब यहां निकालोगे ना, XC को जगह पे लिखोगे, तो आप XC की जगह पर क्या लिखोगे, ये देखो, ये लिखोगे आप 1/2π FC, तो ये ऊपर चला जाएगा। तो IRMS इसका इजी होता है कैलकुलेट करना, VRMS इंटू में 2π FC। तो यहां पर कैलकुलेट करना थोड़ा इजी होता है, क्योंकि आप XC की जगह पर 1/2π FC लिखते हैं, तो दो फॉर्मूले होते हैं, तो ये ज्यादा इजी हो जाता है। अब इसमें करना क्या है, अब इसमें प्यारे बच्चों बड़ा आसान होता है कि आप यहां पर VRMS पुट करें, जो कि कितना है, ऑब्वियसली 110, 2 की जगह 2 रखे, पाई की जगह पर 22/7 रखा करो, ठीक है। फ्रीक्वेंसी आपको 60 दिया है और C की वैल्यू दी हुई है 60 माइक्रोफैराड। अब देखिए यहां पर जो माइक्रो होता है ये 10 की पावर -7 होता है, यानी कि ओ सॉरी यार, मेरा दिमाग क्या हो गया, ये सॉरी, माइक्रो मतलब 10 की पावर -6, ये 7 देख के ऐसी लिख दी, चलो कोई नहीं। तो फ्रीक्वेंसी 60 है, ओके, C की जगह पर है 60 इंटू 10 की पावर -6। अब इसको सॉल्व आप करना, मेरा टाइम ना खराब करवाओ तो आपके लिए थोड़ा बेहतर है ना। आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करना, यू विल गेट योर आंसर, जो करंट है वो एम्पियर में आएगा। तो मैं सॉल्व में टाइम नहीं खराब करूंगा, वरना मैं सॉल्व करना चाहूं तो अप्रोक्सीमेट मेथड से आंसर निकाल सकता हूं मैं बहुत झटके से। आपको पता होगा 8 7 56, 8 8 64, 6, इसको मैं 6 से काट सकता हूं बहुत इजीली। 7 को अगर मैं 6 मान लूंगा, या मैं जो 22/7 का आंसर पता है किसी को, पाई को क्या लिखते हैं, पाई को 3.14 लिखते हैं ना, तो 3.1 को 4 में 3 लिख दूंगा, अप्रोक्सीमेट मेथड से 3.14 को मैं 3 लिख दूंगा। देखो अगर एग्जाम में आपके पास टाइम है तो आप रियल तरीके से सॉल्व करो, जैसे ये रियल तरीके से हो सकता था, बहुत मुश्किल नहीं था ये, बट मैंने यहां पर अप्रोक्सीमेट कर लिया। अब क्या है, मेरे लिए क्वेश्चन आसान हो गया, देखो 3 दूनी 6, 6 6 36, बस क्वेश्चन सॉल्व, मल्टीप्लाई कर देना है बस, फटाफट नोट करो। अप्रोक्सीमेट मेथड भी आप लगा सकते हो, लेकिन जब कि भाई अब 10 मिनट रह गया है और मैंने ये दो न्यूमेरिकल छोड़ रखे थे, क्या करूं, तब अप्रोक्सीमेट। लेकिन तुम्हें लग रहा है कि हाँ भाई मेरे पास टाइम है, तो आप रियल तरीके से सॉल्व करो। अब प्यारे बच्चों, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए क्वेश्चन कहता है कि पहली बार में तुम्हें इंडक्टर मिला, दूसरी बार में तुम्हें कैपेसिटर मिला। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें इंडक्टर मिला था और 4 में हमें कैपेसिटर मिला। कहता है बताओ ओवर 1 साइकिल में पावर क्या होगा, पावर। तो देखिए एवरेज पावर का फॉर्मूला जैसे मैंने आपको बताया, ERMS IRMS cos phi, ठीक है, पावर एवरेज। देखिए ERMS
IRMS cos phi। अब यहां पर कुछ चीजों को आपको बहुत ध्यान देना है कि यहां पर ना वोल्टेज और समझना करंट और वोल्टेज में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है, 90 डिग्री, और cos 90 बेटा जीरो होता है। तो यहां पर एवरेज पावर जीरो होगा। आपको एग्जाम में एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि वर्ड बता रहा हूं, फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इज 90 डिग्री, तो cos 90 जीरो हो जाता है। फिर सेम यहां पर क्या होता है प्यारे बच्चों, जो हमारा करंट और वोल्टेज में सेम यहां पर 90 डिग्री का फर्क होता है, तो फेज डिफरेंस अगेन 90 डिग्री है, cos 90 जीरो, तो एवरेज पावर यहां भी जीरो ही आता है। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि इंडक्टर और कैपेसिटर में, प्योर इंडक्टर प्योर कैपेसिटर में पावर एब्जॉर्ब्ड इज जीरो। पावर एब्जॉर्ब जीरो होता है, जो आपके एमसीक्यू और सर्सन रीजन में भी काम आ सकता है। अगेन आई एम सेइंग, देखो जब हमें यह पता है कि हमारा पेपर है और हमारा सिलेबस है एनसीईआरटी, तो आप कुछ भी नहीं कर रहे तो कम से कम एनसीईआरटी करना तो बनता है। मैं आपको दो चीज सजेस्ट करूंगा हमेशा लाइफ में, एक तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एक एनसीईआरटी। इतना अगर आप कर लेते हैं तो आप सेटिस्फाइड होकर जा सकते हैं कि हाँ मैं मेहनत करके गया हूं। बस बच्चे ढूंढते रहते हैं हम करें क्या, मैंने बोल दिया दोबारा, PYQ एंड एनसीईआरटी, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं। बेस्ट है और कुछ भी नहीं है। बाकी मैं आप लोगों को एमसीक्यू और सर्सन रीजन और भी बहुत सारी चीजें मैं कराऊंगा, ठीक है। वो एग्जाम टाइम पर या एग्जाम से 15 दिन पहले, 20 दिन पहले एक जोश जगता है बहुत अलग। उस जोश में क्या होता है, रात रात भर भी पढ़ाई हो जाती है। मैं एक बात आ रहा हूं तुम्हें, उस जोश में क्या होता है, आप स्कूल जाना होता नहीं, आपको लगे हुए हैं, लगातार क्लास चल रही है, 5 घंटे 6 घंटे बैठे हुए हैं, मिक्स क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, बहुत कुछ होता है। वो लास्ट की बात है, फिलहाल तो अभी इतना एफर्ट्स नहीं डाल रहे क्योंकि आपके स्कूल चल रहे हैं। चलो, अब ये क्वेश्चन पढ़ के बहुत सारे बच्चों से क्वेश्चन होता नहीं है। क्वेश्चन है कि एक कैपेसिटर है और एक इंडक्टर है, इनिशियली चार्ज्ड। तो बेटा यहां पर ना एक कॉन्सेप्ट आता है एलसी ऑसिलेशन। ये जेई और नीट में है, मैं आपको बता दूं, जेई और नीट में है, तो जो बोर्ड्स वाले बच्चे होते हैं उन्होंने सुना भी नहीं होता है। एलसी ऑसिलेशन क्या होता है, ये चार्ज कैपेसिटर है, तो इनके बीच में ही ऐसे ऐसे चल रहा होता है, ठीक है। सेल्फ इंडक्शन ये सब यहां पर होता है, बहुत सारी चीजें होती है, सब छोड़ो। अभी जो एलसी ऑसिलेशन है, जेई नीट का बहुत पॉपुलर टॉपिक होता है। और मैं आपको एक बताऊं, पिछले साल के पेपर में ऐसा ही कुछ क्वेश्चन दे दिया गया था, तो बच्चे चिल्ला रहे थे कि ये आउट ऑफ सिलेबस आ गया, आउट ऑफ सिलेबस आ गया। लेकिन ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, ठीक है। आप चेक करना पेपर, जो सबसे टफेस्ट सेट था उसमें उन्होंने इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन दे दिया था। कोई बात नहीं, लेट अस सी। क्वेश्चन क्या है कि इनिशियली चार्ज कर दिया गया है, कनेक्ट अक्रॉस इंडक्टर इतना, द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्री ऑसिलेशन ऑफ द रिजल्टिंग सर्किट। तो देखिए यहां पर फ्री ऑसिलेशन के लिए एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछा है। तो देखिए एंगुलर फ्रीक्वेंसी यहां बहुत सिंपल फॉर्मूला होता है, 1 बाई, समझिए ध्यान से, 2 पाई, नहीं वो तो फिर फ्रीक्वेंसी आ जाएगा, एंगुलर पूछा है ना, सिर्फ एलसी आएगा। सुनो, कॉन्सेप्ट ये होता है इसके लिए कि आपको एक प्रकार से ना रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लगाना होता है, ठीक है। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, थोड़ा याद करो। देखो अगर हम सिंपल फ्रीक्वेंसी की बात करें तो वैसा होता है 2 पाई रूट LC। ये सिंपल फ्रीक्वेंसी बोल रहा हूं मैं। अरे यार तुम लोग हो बुद्धू, अभी वेट करो। सिंपल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है ये, फिर हम इस 2 पाई को यहां भेज देते हैं ना, ये सिंपल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है बेटा। 2 पाई को यहां भेज दोगे तो ये बन जाएगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है रूट LC। तो हमें एक्चुअली में एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालना है और हम सिंपल फ्रीक्वेंसी जानते हैं 2 पाई रूट LC। तो एक्चुअली में हम इस फॉर्मूले से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करके मुझे आंसर बताओ क्या आ रहा है। एल और सी तो दिया ही होगा, सॉल्व करो, हमें एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालना है। डन एवरीवन, समझ गया ना क्या करना होता है इसमें। तो एल की वैल्यू कितनी है, 27 मिली, मिली मतलब 10 की पावर -3, और सी कितना है 30 10 की पावर -6। बच्चों को रूट वाले क्वेश्चन से बड़ा डर लगता है, रूट वाले क्वेश्चन से इतना डरना नहीं चाहिए आपको, मैं बता रहा हूं बड़े आसान होते हैं ये। देखो आप अगर बहुत गहराई से देखोगे तो -3 और -6 पता कितने हो जाएंगे। पहले 27 यहीं रखो, फिर ये 3 यानी 30 यहां रखो, और ये -9 हो जाएंगे। लेकिन ये जो जीरो है ना, जीरो, ये जीरो क्या करेगा बताओ, ये जो जीरो है यहां से हटाओ तो ये हो जाएगा आपका -8, ठीक है। तो हमेशा 10 की पावर इवन कर लिया करो, इवन,
क्योंकि जो 30 का एक जीरो है मैंने वहां दे दिया, तो -9 से -8 हो जाएगा, क्योंकि वो 30 का मतलब प्लस का 10 था, +10 और -9। अब देखो रूट कितना आसान है सॉल्व करना अगर आप ठीक से फील करो तो। बताओ कैसे? ये जो 10 की पावर -8 है ना, ये रूट से बाहर होकर 10 की पावर -4 हो जाएगा। अब ये 27 इंटू में क्या है, देखो इसको ऐसे लिख सकते हो आप, देखो 3 कितनी बार है बताओ, ये कोई बता सकता है मुझे? 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 है ये, आप फील करो। नहीं समझे? 27 का मतलब 3 बार 3, 3 बार 3, और ये 3 कितना है, एक बार। तो 10 की पावर 4 तो ऊपर चला गया, और ये 2 बार 3 बाहर आ जाएगा, रूट से ये निकल जाएंगे 2 3 बाहर, फिर ये बाहर निकल जाएगा। तो जब 2 3 है तो रूट के बाहर 1 होगा, और 2 3 है तो रूट के बाहर 1 होगा। तो 1/9 इंटू 10 की पावर 4 आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ गया। एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो होता है प्यारे बच्चों, उसकी यूनिट क्या होती है पता है किसी को? क्या होती है? रेडियन पर सेकेंड। रेडियन पर सेकेंड होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज हम करने जा रहे हैं। वो इंटरेस्टिंग चीज क्या है समझिएगा, ये काफी सुंदर क्वेश्चन है। इसको आप एक कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कह सकते हो, प्योर कॉम्पिटेंसी बेस्ड। अब एनसीईआरटी बड़ी चालाकी के साथ कहता है कि देखो यार, एक सीरीज एलसीआर है और बड़ा खतरनाक सा डायग्राम देके खूब सारा लिखा हुआ है, और कहता है कि भाई देखो हम आपको आर दे रहे हैं, आपको एल दे रहे हैं, और सी दे रहे हैं, और 200 एसी सप्लाई दे रहे हैं, जिसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होती रहेगी, एसी का तो चेंज होता रहता है। अब उसके बाद एक लाइन लिखता है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा लाइन, व्हेन अप्लाइड फ्रीक्वेंसी, यानी जो फ्रीक्वेंसी आप अप्लाई कर रहे हो, बिकम्स इक्वल टू नेचुरल फ्रीक्वेंसी। अब देखिए एक चीज मैं आपको समझाता हूं, बड़ा गजब। एक ना स्टोरी होती है, एक स्टोरी क्या होती है समझिएगा। जैसे पुल है, जैसे एक नदी बह रही है, नदी, ये नदी बह रही है, तो नदी के ऊपर एक पुल बनाया जाता है, पुल, ताकि लोग इस पुल को पार कर सके। तो एक बार क्या हुआ, जब इस पुल के ऊपर आर्मी, एक पुल के ऊपर आर्मी जो है मार्च कर रही थी। आर्मी मार्च करने का मतलब है कि ऐसे पैर पैर मारते हैं ना, मार्च करते जाते हैं पैर मारते हुए, ऐसे शायद आप समझ पा रहे होंगे, जो पैर मारते हो लोग। तो देखिए ये जो पुल है ना, इस पुल के पार्टिकल्स या जिस चीज से भी ये बना है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स, उनकी कुछ ना कुछ नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है। भाई हर बंदे की कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होती है। तो अब जब यहां पर जो फ्रीक्वेंसी है, और आर्मी जो पैर मार रही है, पैर मान लो बाई चांस उसकी फ्रीक्वेंसी मैच कर जाए, तो होता क्या है, यहां पर स्टार्ट हो जाता है रेजोनेंस। मैं तो आपको बस ऐसी एक कहानी सुना रहा हूं, और रेजोनेंस की वजह से ऐसा हो सकता है। देखो रेजोनेंस का मतलब होता है कि वहां पर सर्किट के हिसाब से बात करें तो सर्किट में रेजोनेंस का मतलब है करंट मैक्सिमम, करंट मैक्सिमम। तो इस स्टोरी से मैं आपको क्या समझाने का प्रयास कर रहा हूं, इस स्टोरी से मैं आपको ये समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि बेसिकली अगर अप्लाइड फ्रीक्वेंसी और नेचुरल फ्रीक्वेंसी किसी का इक्वल हो जाए, तो हम बोलते हैं कि सर्किट जो है रेजोनेंस में है, जो सर्किट है हमारा रेजोनेंस में है। तो बेसिकली ये जो सारी कहानी लिखी है इतनी समझाने के लिए कि रेजोनेंस सर्किट है, करंट मैक्सिमम है। तो क्वेश्चन है एवरेज पावर ट्रांसफर टू द सर्किट ड्यूरिंग वन कंप्लीट साइकिल। अब देखिए पावर एवरेज आप कैसे निकालते हैं, देखिए पावर एवरेज निकालने के लिए आप लिखते हैं आई आर एम एस ई आर एम एस कॉस फाई। अब प्यारे बच्चों यहां पर हमें क्या क्या झंझट झेलना पड़ेगा वो समझो। हमें करंट निकालना पड़ेगा, और करंट निकालना बहुत आसान है। देखो देखो, जब आप आई आर एम एस निकालोगे तो उसका फॉर्मूला होगा वी आर एम एस अपॉन में जेड, जहां जेड होता है इंपीडेंस, जेड इज इंपीडेंस। लेकिन जब हमारा सर्किट रेजोनेंस में होता है ना, तो हमारा एक्सएल एक्सी बराबर होकर कट जाता है, एक्सएल एक्सी गायब हो जाता है, और जेड में सिर्फ आर बचता है, आर। यहां पर जेड की वैल्यू आर के बराबर होती है रेजोनेंस के टाइम पर। तो आप बोलोगे अच्छा जी, तो वी आर एम एस की वैल्यू कितनी है जी? वी आर एम एस कितनी है? 200, और 200 के नीचे जेड, जेड कितना है जी? जेड मतलब रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस हमें दिया है 20, रेजिस्टेंस है 20। तो यहां पर आई आर एम एस कितना आएगा बता सकता है कोई मुझे? 10 एम्पियर। देखो आई, अब जब आप एवरेज पावर निकालोगे तो आई आर एम एस 10 है, ई आर एम एस 20 दिया हुआ है। देखिए ई आर एम एस, सॉरी ई आर एम एस तो 200 दिया हुआ है ना, कहां गया? ये रहा 200, ई आर एम एस 200 है, 200। अब बात आती है कॉस फाई। अब ये कॉस फाई कैसे निकालोगे? तो देखिए मैं आपको कॉस फाई के लिए गजब की बात बताता हूं। देखिए अब एक ट्रायंगल होता है, इस ट्रायंगल को समझना। इस ट्रायंगल में ये होता है फाई, और इस फाई के अंदर क्या क्या बातें आपको समझनी है। यहां पर होता है एक्सएल माइनस एक्सी, यहां पर होता है आर, और यहां पर होता है जेड। तो अगर कोई इंसान यहां पर कॉस फाई निकाले तो कॉस फाई इज बेसिकली बेस अपॉन में हाइपोटेनियस।
तो बेस इज आर और हाइपोटेनियस क्या होगा, जेड। बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, बेटा इसको बोलते हैं इंपीडेंस ट्रायंगल। मैंने अपने लेक्चर्स में बहुत बढ़िया सिखाया ये। तो आर अपॉन में जेड कॉस फाई। अब जैसा कि हमें पता है कि यहां पर सर्किट जो है रेजोनेंस में है और जेड का मतलब ही आर होता है, तो इस जेड के नीचे हम आर पुट करेंगे, तो आर बाई आर जो कि 1, तो कॉस फाई की वैल्यू यहां पर 1 होती है प्यारे बच्चों। तो सोचो ये क्वेश्चन कितना खेला हुआ क्वेश्चन है, बच्चा पहले देखेगा तो छोड़ देगा, बोलेगा भाई साहब क्या क्या दे दिया। अब यही क्वेश्चंस बच्चों को मुश्किल लगता है क्योंकि वो एनसीईआरटी से सीख के जाते ही नहीं है। अगर तुम्हें आसान लग रहे हैं इसका मतलब तुम सही रास्ते पे हो। अब प्लीज नोट, वैसे मैं बताऊं, मैंने जैसे अल्टरनेटिंग करंट पढ़ाया ना, तुम्हारा कोई क्वेश्चन रुकेगा ही नहीं। इंपीडेंस ट्रायंगल क्या गजब का ट्रिक है, सारे क्वेश्चन यूं सॉल्व होते हैं इंपीडेंस ट्रायंगल से। अगर किसी को लगता है कि मेरे पास टाइम कम है, छोटा सा काम करो, यूट्यूब पर 60 मिनट का मैंने डाल रखा है अल्टरनेटिंग करंट, और उसके बाद ये वाली वीडियो देख लो जो मैं क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूं, खत्म, चैप्टर ही खत्म। फिर पीवाई की सॉल्व करना है, वो तो करना ही करना है। अब प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को देखो, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। मैं आपको हिंट देता हूं कि, चलो हिंट क्या है, तू शोन इन फिगर, फिगर बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी मुझे, क्योंकि लिखा है एल इतना है, कैपेसिटर इतना, रेजिस्टेंस इतना है, तो फिगर बनाने की जरूरत ही नहीं है, सीरीज सर्किट है एलसीआर वाला। तो यहां पर क्वेश्चन फिगर खुद ही बनाओ, इमेजिन करो। अब देखो ये क्वेश्चन कितना इंटरेस्टिंग है। लिखा हुआ है सीरीज एलसीआर सर्किट, डायग्राम बना सकते हो आप चाहो तो, जिसके अंदर एल है, जिसके अंदर सी है और जिसके अंदर आर है। तो एक एलसीआर सर्किट है, 230 वोल्ट लगाया गया यहां पर, एलसीआर सर्किट है, 230 वोल्ट है, एल इतना है, सी इतना है, आर इतना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसका क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है कि कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एट विच, आपको फ्रीक्वेंसी निकालना है जिस पर रेजोनेंस हो जाए, यानी आपको ओमेगा आर निकालना है जो कि होता है रूट एल सी। और मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जो ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ना निकाल पाए। आपको एल की वैल्यू पता है जी, हाँ जी पता है 5, सी की वैल्यू पता है हाँ जी 80 माइक्रोफेराड, माइक्रो मतलब 10 की पावर -6। ये क्वेश्चन आप खुद करना, मैं नहीं करवा रहा, जो इसने कुछ भी नहीं बोला है। तो फ्रीक्वेंसी, चलो अगर इसका नॉर्मल निकालना है तो आप यहाँ पे 2 पाई लिख दोगे ना, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होता है 2 पाई रूट एल सी, 2 पाई को नीचे लिख देते हैं बस, तो ये नॉर्मल फ्रीक्वेंसी भी आ जाएगा। पहला क्वेश्चन कर लेना। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है वो मैं आपको बताता हूं, जो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर बी है इंपीडेंस ऑफ द सर्किट एंड करंट एम्पलीट्यूड। ओ हो, इंपीडेंस, इंपीडेंस मतलब आपको निकालना है जेड। देखिए जेड कैसे निकाला जाता है, जेड, जेड निकालने का एक तरीका होता है, जेड इज बेसिकली अंडर रूट, जेड का फॉर्मूला होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। यानी सर आप ये कह रहे हो कि पहले एक्सएल निकालना पड़ेगा, एक्सी निकालना पड़ेगा, हाँ जी। तो सर मैं एक्सएल निकालूंगा कैसे? देखो ये क्वेश्चन कैलकुलेटिव है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते, आते हैं बोर्ड्स में नहीं आते। अगर बोर्ड्स में ऐसा क्वेश्चन किसी ने दे दिया ना भाई, बच्चा झूल जाएगा। वो झूल इसलिए जाएगा क्योंकि वो कैलकुलेट ही नहीं कर पाएगा। एक बच्चे के पास होता है लिमिटेड टाइम, अगर एक क्वेश्चन में 5 मिनट से ज्यादा लगता है ना तो उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, एकदम से धक धक हो जाता है कि 5 मिनट ज्यादा लग गए, और वो टेंशन क्रिएट करेगा। तो एग्जाम में जानबूझ के कैलकुलेशंस को टफ नहीं किया जाता बोर्ड्स एग्जाम में। देखो स्कूल वाले एग्जाम, देखो 2 तरह के कीड़े देखे होंगे आपने गोभी के अंदर, एक काला होता है और एक होता है सफेद कीड़ा, समझ रहे हो? तो स्कूल वालों की काली जगह पे काला कीड़ा, इस बात को आप समझो। तो वो बच्चों को या तो डीमोट स्टेप मार्किंग नहीं देंगे, वो पेपर चेक करेंगे, स्टेप एक भी गलत है पूरा काट देंगे। अच्छा स्टेप पूरा काट दिया, ठीक है जी, ताकि बच्चा, उन्हें लगता है कि बच्चा इससे पढ़ेगा, बच्चे के जब नंबर कम आएंगे तो घर पे जाके और मेहनत करेगा। अरे भाई तू उसको डिमोटिवेट कर रहा है, उसको परेशान कर रहा है, वैसे बच्चे के लिए सही कर रहा है वो। आजकल के बच्चे नहीं, अगर हल्का सा उनको पता लग जाए ना, बस जैसे मान लो गलती से मैंने अपने दोस्त को बोल दिया भाई तू बढ़िया लग रहा है, कॉन्फिडेंस देखो। मजाक नहीं कर रहा हूं मैं। तो स्कूल वाले भी समझते हैं अगर थोड़ा सा अगर हम इनको वो कर देंगे, प्रेस कर देंगे, थोड़े ज्यादा नंबर दे देंगे तो उछलेंगे बच्चे। तो वो चाहते नहीं कि बच्चे उछले, तो जानबूझ के एक स्टेप भी गलत है काट दिया। पेपर बनाएंगे तो कैलकुलेशन जानबूझ के इतना टफ देंगे कि बच्चा बस प्रैक्टिस ज्यादा करे। तो देखो स्कूल का पेपर इज क्वाइट डिफिकल्ट, बोर्ड्स में इतना कैलकुलेटिव वो नहीं बना सकते। हाँ बोर्ड्स में कैलकुलेटिव क्वेश्चन कौन सा आता है, जो बिल्कुल एनसीईआरटी से छप के आए सेम टू सेम, क्योंकि बोर्ड्स का पेपर बनाने वाला ये मानता है कि बच्चे का ये कर्तव्य है, बच्चे का ये धर्म है कि वो एनसीईआरटी का क्वेश्चन घर से सॉल्व करके आया होगा। तो जैसे ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है तो ये क्वेश्चन छपा हुआ आपको दिखाई देगा, क्योंकि उनका ये मानना है कि बच्चा इसको रट के आया होगा, ऐसा उनका मानना होता है। समझे मेरी बात को? तो हम लोग के जो टीचर हुआ करते थे पहले स्कूल के, वो तो ये कहते थे कि एनसीईआरटी के जो आंसर्स है ना
कैलकुलेशंस को याद करके ही चले जाओ। जो जो कैलकुलेशन तुम्हें टफ लग रहा है उसको याद करके चले जाओ कि आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो कोई बात नहीं। तो यहां पर क्या है कि इंपेडेंस निकालने के लिए अब एक्सएल निकालना पड़ेगा। अब एक्सएल कैसे निकलेगा? देखो, एक्सएल होता है 2πfl, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी आपको सब दिया होगा, इसने नहीं दिया? क्या बोला है कि सीरीज एलसीआर सर्किट कनेक्टेड इतना, फ्रीक्वेंसी एसी सोर्स इतना इतना इतना। करंट एम्पलीट्यूड एट रेजोनेंस। अच्छा, ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन था। देखो, इस क्वेश्चन में आगे इसने एक और बात बोल दी, इंपेडेंस ऑफ द सर्किट करंट एम्पलीट्यूड एट रेजोनेंस। तो रेजोनेंस पे तो क्या होता है? देखो, रेजोनेंस पे एक्सएल एक्सी बराबर होकर कट जाता है, आपको याद होगा। तो रेजोनेंस पे तो मैंने आपको बताया है कि जो इंपेडेंस होता है वो जेड के बराबर होता है। लो, और इजी कर दिया इसने क्वेश्चन। ये क्वेश्चन इजी हो गया। अगर इस क्वेश्चन में रेजोनेंस नहीं बोला होता, अगर इस क्वेश्चन में रेजोनेंस नहीं बोला होता तो पहले आपको एक्सएल निकालना पड़ता, फिर आपको एक्सी निकालना पड़ता, फिर आपको लिखना पड़ता है जेड इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का एक्सएल स्क्वायर, हाँ होल, सॉरी मैं थोड़ा वो हो गया, का होल स्क्वायर। ये पूरा खेल खेलना पड़ता है बेटा, तब जेड निकलता है। पर रेजोनेंस पे क्या होता है, बोला ना मैंने आपको, जानबूझ के इतना टफ बना नहीं सकते। तो जेड इक्वल टू आर के बराबर हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पर क्या बोला है, इंपेडेंस एट द करंट एम्पलीट्यूड एट रेजोनेंस। अब रेजोनेंस पे करंट कैसे निकालेंगे? देखो, रेजोनेंस पे जो करंट होगा वो मैक्सिमम होगा, उसको आई नॉट बोलेंगे। तो आई नॉट होगा हमारा ई नॉट। देखो, आई नॉट जो होगा ना वो होगा वी नॉट अपॉन में आर। रुक जाओ, थोड़ा थम जाओ। आई नॉट जो होगा वो वी नॉट अपॉन में आर होगा, यही इसका फॉर्मूला है, ठीक है। क्योंकि रेजोनेंस वी नॉट अपॉन में जेड होगा, इसलिए फॉर्मूला ये है जेड कि आई नॉट होगा जो पीक करंट है वो पीक वोल्टेज अपॉन में रेजिस्टेंस। लेकिन जेड को हम आर लिख रहे हैं ना, तो जेड को आप आर लिख दोगे। तो अब पंगा है कि वी नॉट कहां से लाओगे? तो देखो, आपको ना वी आर एम एस दिया हुआ है, वी आर एम एस है 230। तो आप यहां से दिमाग लगाओगे, आप बोलोगे देखो यार, वी आर एम एस जो होता है वो होता है वी नॉट बाई रूट टू। तो वी आर एम एस की वैल्यू है 230, तो 230 को रूट टू से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा वी नॉट। रूट टू से मल्टीप्लाई करोगे ना तो वी नॉट मिल जाएगा। अब वी नॉट की वैल्यू आप यहां पुट करोगे तो वी नॉट की वैल्यू है 230 बाई रूट टू, क्योंकि देखो वी आर एम एस हमें गिवन है, वहीं से वी नॉट निकाल सकते हैं हम। वी आर एम एस का मतलब होता है वी नॉट बाई रूट टू। अब रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है? रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है? कितनी है जो भी है, जो भी दिया हो, 40। तो यहां से आपका आंसर आएगा, यहां से आपका आई नॉट निकलेगा। अब इस क्वेश्चन में सबसे खास बात ये सच में बहुत खास बात है कि आरएमएस वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर इंडक्टर कैपेसिटर। यानी ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि वी ऑफ रजिस्टर निकालो, जो कि होगा आई आर एम एस इंटू में आर, फिर वी ऑफ कैपेसिटर निकालो। अब ये होगा बेटा एक्स सी इंटू में आई इंटू में एक्स सी। अब बोला इसने कि एक्स सॉरी वी एल निकालो, एल का वोल्टेज निकालो, तो आई आर एम एस एक्स एल। तो अभी जो क्वेश्चन बोला है वो मैं आपको बता रहा हूं, आर एम एस वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर इंडक्टर एंड कैपेसिटर। ऑल्सो वेरीफाई दैट नेट वोल्टेज अक्रॉस द एलसी कॉम्बिनेशन इज जीरो एट रेजोनेंस। ऑल्सो वेरीफाई दैट नेट वोल्टेज अक्रॉस द एलसी कॉम्बिनेशन इज जीरो एट रेजोनेंस। अब एलसी कॉम्बिनेशन वाला क्या है, हमें ये निकालना है। देखो, एलसी कॉम्बिनेशन, तो वोल्टेज ऑफ एलसी कॉम्बिनेशन कैसे निकलेगा? देखो, वो निकलेगा वोल्टेज ऑफ एल माइनस वोल्टेज ऑफ सी। कॉम्बिनेशन में इन दोनों का मतलब होता है कि आपको एल और सी, देखो तो एल ऊपर होगा तो सी नीचे होगा। तो टोटल कैसे निकालोगे? टोटल वोल्टेज निकालोगे कॉम्बिनेशन का। देखो, एल अगर ऊपर है, सी अगर नीचे है, तो टोटल निकालने के लिए देखो लिखा है, सुन तो लो, अभी क्वेश्चन सुनो। नेट वोल्टेज अक्रॉस द एलसी कॉम्बिनेशन इज जीरो एट रेजोनेंस। ये हमें प्रूफ करना है, पर मैं आपको आइडिया दे रहा हूं। आइडिया क्या दे रहा हूं कि अगर मुझे नेट निकालना है वोल्टेज, तो एल ऊपर है, सी नीचे है, तो नेट निकालने के लिए हमें वोल्टेज ऑफ एल माइनस वोल्टेज ऑफ सी करना पड़ेगा। अब देखो यहां पर क्या क्या बातें आपको ध्यान रखनी है कि हमें इसको जीरो प्रूफ करना है। तो जीरो कैसे प्रूफ होगा? अगर इसकी वैल्यू 10 हो और इसकी वैल्यू भी 10 हो तो आंसर क्या आ जाएगा? जीरो। तो एक्चुअली हमें करना क्या पड़ेगा? जीरो प्रूफ करने के लिए हमें वी एल और वी सी निकालना पड़ेगा और दोनों को माइनस करना पड़ेगा, और माइनस करके आंसर जीरो आना चाहिए। अब पंगा यहां पर रहा है कि आप ये तो निकाल लोगे आई आर एम एस इंटू में आर। आई आर एम एस तो आपने निकाल लिया, आई आर एम एस कितना आया है? आई आर एम एस अभी था ना, नहीं निकाला हम लोगों ने? आई आर एम एस नहीं निकाला, हम निकाल लेंगे, कोई बात नहीं। आई आर एम एस ऐसे निकालेंगे। देखो, क्वेश्चन से हमें सीखना है, हमें कैलकुलेशन से डरना नहीं है, हमें क्वेश्चन से सीखना है। तो आई आर एम एस हमारा क्या होगा? देखो, आई नॉट बाई रूट टू, आई नॉट बाई रूट टू, यानी इसको रूट टू से डिवाइड करना, 23 बाई 40।
23/40 बचेगा ना, 4 सॉरी, हाँ 23/4। देखो क्योंकि अगर ये हमारा आई नॉट है 23√2/4 और हमें √2 से डिवाइड करना है, आई नॉट बाई √2, यानी अगर आई नॉट को √2 से डिवाइड करेंगे तो रूट से रूट कट जाएगा, 23/4 बचेगा। तो आई RMS तो आप निकाल चुके हो, इनटू में रेजिस्टेंस करोगे तो वोल्टेज ऑफ रेजिस्टेंस निकल जाएगा। आई RMS पता है, IRMS पता है, अब बचा XC और XL। अब XC और XL कब निकालना है, कुछ हिंट दिया है इसने। फाइंड द RMS वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर। ऑल्सो वेरीफाइड द नेट वोल्टेज अक्रॉस द LC कॉम्बिनेशन इज 0 एट रेजोनेंस। तो रेजोनेंस पे तो ये 0 होगा, ये तो वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। रेजोनेंस पे तो 0 ही होता है ऑब्वियसली। कैसे 0 होता है मैं आपको बताता हूं, देखो इसको वेरीफाई करने का तरीका बता रहा हूं। आप इसको ऐसे लिखोगे, आई RMS कॉमन आ जाएगा, ठीक है, यहां बचेगा आपका XL और यहां बचेगा आपका XC, ठीक है। और वेरीफाई करने के लिए आप बोलोगे एट रेजोनेंस, एट रेजोनेंस XL इक्वल टू XC होता है। नहीं समझे मैंने क्या किया है, वोल्टेज इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस, करंट इनटू रेजिस्टेंस, तो करंट कॉमन ले लिया। देखो V इज इक्वल टू IR, V इज इक्वल टू IR, तो इनका I कॉमन आ गया है और ये रेजिस्टेंस अंदर है, तो रेजोनेंस पे XL XC के बराबर होगा, तो ये कट के 0 हो जाएगा, तो VLC तो 0 आ जाएगा। ये तो आप इजीली वेरीफाई कर सकते हो, लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करना इम्पॉसिबल सा लग रहा है, क्योंकि जब हम XC निकालने जाएंगे या XL निकालने जाएंगे तो क्या दिक्कत आएगी। देखो जब आप XL और XC निकालने जाओगे तो आपको यहां पर फ्रीक्वेंसी ही पता नहीं है ना, और जब हमें फ्रीक्वेंसी नहीं पता है तो कहां से XL XC निकाल सकते हैं। उसने पहले बोला है कि जो फ्रीक्वेंसी है वो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी है, लेकिन फ्रीक्वेंसी बताया ही नहीं कुछ, फ्रीक्वेंसी बताया ही नहीं है भाई कुछ, ठीक है। अगर फ्रीक्वेंसी यूज करना है तो आप रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ही यूज कर पाओगे, जो आपने पहले क्वेश्चन में निकाला है, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एट रेजोनेंस। बात समझ पा रहे हो, यानी हम क्या मानेंगे, हम ये मानेंगे कि यहां पर जो हम फ्रीक्वेंसी यूज करेंगे XC निकालते वक्त, फिर वो रेजोनेंस का ही निकालना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है, यानी ये होगा 1/2πfc। तो यहां पर आप रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ही यूज कर सकते हो, क्योंकि हम सर्किट को रेजोनेंस पर ही मान रहे हैं। तो आई RMS और XC की जगह पर ये, और XL की जगह पर क्या होगा बताओ, XL की जगह पर 2πf रेजोनेंस इंटू में L। तो ये सारी वैल्यू पुट करके आप V ऑफ रेजिस्टेंस निकाल सकते हो, V ऑफ कैपेसिटर निकाल सकते हो एंड V ऑफ इंडक्टर निकाल सकते हो। देखो ये क्वेश्चन बहुत बड़ा था, ये क्वेश्चन आपको पूरा LCR सर्किट समझाने के लिए था, अदरवाइज ऐसे कैलकुलेटिव क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते। जो मुझसे टफ क्वेश्चन मांग रहे थे, करब मजाक कर रहा हूं, टफ क्या है, कॉन्सेप्ट आता है, टफ नहीं है। मेन इस क्वेश्चन से हमने टफ कॉन्सेप्ट सीखा, जैसे कि हम पीक वैल्यू निकाल सकते हैं ऐसे V0/R, फिर हम V0 यहां से निकाल सकते हैं, तो कितना इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। फिर आई RMS निकालने के लिए I0/√2 चाहिए, ये सब चीजें सीखने के लिए था, बस आप नोट कर सकते हो।